तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग अभी एनएपी टाफ पढ़ रहे हैं और एनएपी टाफ का एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोग एनएपी टाफ के पोएट वाल्टर डिलामेर की बायोग्राफी को देखे थे और साथ में एनएपी टाफ के एक्सप्लेनेशन को समझे थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग एनएपी टाफ के समरी को देखेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा इंग्लिश और हिंदी का स्टडी मटेरियल 2022 के लिए आ चुका है, जिसको पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग इसे नहीं खरीदे हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 8083216409। सारा इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा कि कैसे आप इस नोट्स को खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग एनएपी टाफ के समरी को समझने वाले हैं, समरी को देखने वाले हैं और उसके बाद हम लोग जो है सो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में लाइन एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। जो लाइन एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बात याद रखना है, पोएट्री सेक्शन से 3 समरी पूछा जाता है, लेकिन 3 में से आपको एक का आंसर लिखना होता है। और अगर एनएपी टाफ का समरी पूछ दिया जाए तो आप इस समरी को लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ये समरी को तैयार किया गया हुआ है, वर्ड लिमिट का ख्याल रखा गया हुआ है इस समरी में। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस समरी को समझते हैं और समरी को जानने की कोशिश करते हैं। एन एपिटाफ इज रिटन बाय वाल्टर डिलामेर। एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखा गया हुआ है। एपिटाफ इज अ टॉम्ब ऑफ डेड बॉडी। एपिटाफ जो है एक डेड बॉडी का मकबरा है ना। लास्ट वीडियो में मैं अच्छे से समझा चुका हूं ग्रेव के बारे में। टॉम्ब या एन एपिटाफ जो होता है, कविता को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था, इसलिए अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वेयर लाइज अ ब्यूटीफुल लेडी। तो ये जो एपिटाफ है ये एक डेड बॉडी का मकबरा है जिसके अंदर एक बहुत ही सुंदर लेडी जो है सो औरत जो है सो लेटी हुई है, आराम फरमा रही है। एक्चुअली पोएट लव वेरी मच टू दैट लेडी। वास्तव में वो पोएट जो है उस लेडी से, उस औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और वह लेडी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। One day that lady died and buried finally in the grave। लेकिन एक दिन वह औरत मर जाती है और उसे कब्र में जो है सो दफन कर दिया जाता है। So in this poem, poet is expressing his sad feeling for a lady who is laying in the grave। इसलिए इस कविता में कवि अपने उदासीपन को बता रहे उस औरत के लिए जो कब्र के अंदर जो है सो लेटी हुई है, आराम फरमा रही है। तो कवि जो है बहुत उदास हैं और वो अपने उदासीपन को ही इस कविता में बताने की कोशिश कर रहे हैं। द पोएट गोज टू द टम्ब विच वॉज मेड इन द मेमोरी ऑफ दैट लेडी। पोएट जो है उस मकबरे के पास जाते हैं जो मकबरा उस औरत की याद में बनाया गया हुआ होता है। ही विप्स देयर बिटरली एंड थिंक्स हु विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ। और वहां पे जाने के बाद पोएट बहुत बुरी तरह से रोते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद इस लेडी को कौन याद करेगा। द पोएट इज इन द ओपिनियन दैट मैन इज मॉर्टल एंड सोल इज इमॉर्टल। पोएट कहते हैं या पोएट की राय है कि इंसान मरणशील है, इंसान मर जाता है और इंसान की जो आत्मा है वो अमरणशील है, क्योंकि खूबसूरती जो सुंदरता जो हमेशा के लिए नहीं है। जैसा कि आप लोग पीछे पढ़े हैं, पहले वीडियो में देखे हैं कि वो लेडी कितनी खूबसूरत थी, लेकिन उसको भी मरना पड़ा और उसको कोई याद करने वाला नहीं है। तो पोएट यही कह रहे हैं कि खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं, सुंदरता हमेशा के लिए नहीं है। वो लेडी तो इतनी खूबसूरत थी लेकिन फिर भी उसको मरना पड़ा। लेकिन ये जो इंसान है ना, वो मरणशील इंसान को तो मरना ही है, लेकिन जो आत्मा है वो अमरणशील है, वो हमेशा के लिए जिंदा है, वो कभी मरता नहीं है। Poet says body falls down into pieces but soul changes the other new body to live। पोएट ये कहते हैं, कवि ये कहते हैं कि जो बॉडी है वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो एक नया रूप लेता है जिंदा रहने के लिए। पोएट सेज whoever comes on the earth must die but their fame remains permanently in this universe। पोएट ये कहते हैं कि जो कोई भी इस धरती पे आया उसे अवश्य मरना है, एक न एक दिन तो उसे मरना ही है, लेकिन उसकी जो फेम है, उसकी जो प्रसिद्धि है वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में अमर हो जाता है, वो हमेशा के लिए बना रहता है। चलिए, तो ये समरी था। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको समरी पूछ दिया जाए एन एपिटाफ का तो आप ये समरी बेधड़क लिख सकते हैं। अब हम लोग जो समझेंगे
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इन एपिटाफ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एन एपिटाफ इज रिटन बाय, आप सब टिक लगा देंगे, एन एपिटाफ किसके द्वारा लिखा गया हुआ आप सब जानते हैं, एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो सही आंसर यहां पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाल्टर डिलामेर वाज बोर्न इन, वाल्टर डिलामेर का जन्म कब हुआ था। आप सब जानते हैं, अगर लास्ट वाला वीडियो देखें तो आपको ये मालूम हो गया होगा कि वाल्टर डिलामेर का जन्म 1873 ईस्वी को हुआ था। कहां हुआ था? गांव का नाम है चार्ल्टन और शहर का नाम है केंट, जो मैं लास्ट वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, जब मैं मर जाऊंगा तो उसे कौन याद करेगा। ये लाइन जो है ये किस कविता से ली गई है? तो ये इन एपिटाफ से लिया गया, इज रिटन बाय लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखा गया, नहीं कि सही आंसर सी हो जाएगा। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, ये लाइन कहां से लिया गया हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा इन एपिटाफ, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाल्टर डिलामेर डाइड इन, वाल्टर डिलामेर की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी वाल्टर डिलामेर की मृत्यु? तो सही आंसर हो जाएगा 1956, 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल डैश, एन एपिटाफ में एक खूबसूरत किसको बयान किया गया हुआ है? तो लेडी को, है ना, औरत को, एक खूबसूरत औरत को। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाल्टर डिलामेर बिलोंग टू डैश सेंचुरी, वाल्टर डिलामेर कैमी सेंचुरी से बिलोंग करते थे, कैमी सेंचुरी के ये पोएट थे। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 20। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वाल्टर डिलामेर वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ डैश इन केंट, वाल्टर डिलामेर का जन्म किस गांव में हुआ था? आप सब जानते हैं, कल के वीडियो में बताया था, यानी कि सही आंसर हो जाएगा चार्ल्टन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ट्यून ऑफ द पोयम एन एपिटाफ मीन्स टू, यानी कि जो कविता है एन एपिटाफ, इसका ट्यून क्या है? ऑप्शन है हैप्पी, मेलानकली, रोमांटिक। तो बात याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, मेलानकली, यानी कि वैसी कविता जिसमें उदासीपन बयान किया गया उसको हम लोग मेलानकली कहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ, यानी कि वाल्टर डिलामेर कितने साल के थे तो अपने पिताजी को खो देते हैं। तो आप लोग को मैं बताया था कि जब वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के थे तो अपने पिताजी को खो देते हैं, यानी कि सही आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग टू डैश, यानी कि एन एपिटाफ में जिस लेडी के बारे में बताया गया है वो लेडी, वो औरत कहाँ की है? तो द वेस्ट कंट्री की, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई इज रिटन बाय, ये सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई जो किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो आप सब जानते हैं वाल्टर डिलामेर के द्वारा, यानी कि सी हो जाएगा। वाल्टर डिलामेर न्यू अ डैश हु इज नाउ डेड, वाल्टर डिलामेर एक को जानते हैं जो अब मर चुकी है, किसको जानते हैं? तो एक औरत को जानते हैं। सही आंसर जो है सो जाना करते थे, जानते थे, लेकिन सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, पोएट सोचते हैं कि क्या हमेशा के लिए नहीं है? तो सुंदरता है कि नहीं, ब्यूटी जो है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये खूबसूरती, ये सुंदरता हमेशा के लिए एक न एक इसको खत्म होना ही है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हर, यानी पोएट ये सोचते मेरे मरने के बाद उसे कौन जो है सो डैश नहीं करेगा, यानी याद नहीं करेगा, है कि नहीं, कौन उसे याद करेगा, मेरे मरने के बाद कौन याद करेगा, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाल्टर डिलामेर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ टू इन, ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा कब मिला था? 1953 में, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। द लेडी बिलोंग टू दी डैश सेंचुरी डैश कंट्री, तो ये वेस्ट कंट्री, सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है द पोएट कंसीडर्स हर द मोस्ट डैश लेडी, तो पोएट मानते हैं कि वो सबसे सुंदर लेडी थी, सबसे खूबसूरत लेडी थी। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब्यूटीफुल। द लेडी लाइज इन, लेडी कहाँ लेटी हुई है? तो वो ग्रेव में, यानी कब्र में, सही आंसर ए हो जाएगा।
तो ये ऑब्जेक्टिव था। अब चलिए हम लोग देखेंगे लाइन एक्सप्लेनेशन को, जो 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब किस तरह से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि ये लाइन दे देगा, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ड वाज शी। अब ये लाइन दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि ये लाइन किस कविता से ली गई है, आप इसे एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना कि ये लाइन जो है वो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कविता से ली गई हुई है, क्योंकि आप तो कविता तो याद नहीं कर सकते, सारी कविता को तो याद करना शायद मुनासिब नहीं है, संभव ही नहीं है इतनी सारी कविता को लाइन बाय लाइन याद रखना। तो बात याद रखना है आपको, आप लोग के लिए शॉर्टकट में ट्रिक्स ला दिया हूं जो बहुत अच्छा ट्रिक्स है। बात याद रखिए, अगर किसी भी कविता में ब्यूटीफुल लेडी देखने को मिल जाए, वेस्ट कंट्री देखने को मिल जाए, करम्बल देखने को मिल जाए, साथ में वैनिशेस देखने को मिल जाए, तो ये 2-4 वर्ड है। अगर किसी भी कविता की लाइन में ब्यूटीफुल लेडी, वेस्ट कंट्री, करम्बल, वैनिशेस अगर देखने को मिल जाता हो तो समझ जाइए वो कविता का लाइन जो है इन एपिटाफ से होगा। किस तरह से, जैसे कि यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां पे जो सो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी जो सो आ चुका है। और मैं बताया हूं 4-5 जो वर्ड है, ब्यूटीफुल लेडी, वेस्ट कंट्री, वैनिशेस, करम्बल, है ना, तो उसमें से एक वर्ड जो सो आ चुका है। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको ये लिख देना है कि ये कविता जो है, ये कविता की जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, और उसके बारे में आप थोड़ा एक लाइन जो है सो लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा होंगे, द गिवन स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एपिटाफ विच इज रिटन बाय वाल्टर डिलामेर, यानी कि दिया गया स्टेंजा जो है एन एपिटाफ से लिया गया है जो वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन 1873 इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट। तो ये चीजें लिख देना है और उसके बाद क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद आपने जो समरी याद किया है उस समरी के इंपॉर्टेंट बीच के लाइन को आप यहां पे लिख दीजिए, 3-4 लाइन को जो है। अलग से इसके एक्सप्लेनेशन को याद करने की जरूरत नहीं, कितना याद कीजिएगा, कितनी चीजों को देखिएगा, और बात वही होती है, सिर्फ वर्ड जो है सो बदल गया हुआ रहता है। तो आपको अलग से एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये चीजें आप लिख दें और उसके बाद जो है जो आपने समरी याद किया है, समरी के बीच के इंपॉर्टेंट लाइन को आप यहां पे जो है सो लिख दीजिए। तो ये था लाइन एक्सप्लेनेशन। अब बात याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में शुरू से आपको बोलते आ रहा हूं याद नहीं करना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्यों नहीं याद करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है कि नहीं, 10 में से आंसर आपको देना है 5 का, और 5 में से 2-3 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ही रहता है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 10 से 12 ही शॉर्ट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। और अगर उस आप 10 से 12 शॉर्ट क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो 3 तो वहीं से सॉल्व हो जाएगा, बचा 2। क्या आप दो क्वेश्चन के लिए इतना सारा शॉर्ट क्वेश्चन याद करेंगे? अगर 10-10 ही याद करेंगे, अगर एक चैप्टर में हम 10 शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, टोटल 21 चैप्टर है, यानी कि 210 क्वेश्चन याद करना होगा, सिर्फ 4 नंबर के लिए नहीं। और वो जो 2 क्वेश्चन रहेगा उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो आपने समरी याद किया है, वो समरी के ही लाइन को, है कि नहीं, समरी की लाइन से क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, उतना उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जब स्टोरी ऑफ इंग्लिश शुरू होगा तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा। तो इस तरह से एन एपिटाफ भी खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग जो है सो नया चैप्टर को शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग को पढ़ाई अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।